महफ़िल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अज़हर नज़ामी और आज हम बात करेंगे इतिहास की। हमारे देश हिंदुस्तान का इतिहास, मुग़लों तथा मुसलमानों का इतिहास, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में जिनकी सल्तनत रही और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में मदद किया। और ये बात करना आज इसीलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज 21वीं सदी के सन 2023 में हिंदुस्तान के पाठ्य पुस्तक से इस विरासत को मिटाने की, इस विरासत को हटाने की साजिश रची जा रही है। बात दरअसल शुरू होती है एनसीईआरटी से, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने अपनी कक्षा 10वीं, 11वीं तथा 12वीं के पाठ्य पुस्तक से चुन चुन कर कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है, जिसके कारण अब देश में करोड़ों बच्चे मुग़ल साम्राज्य का इतिहास, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा सहित अनेकों राजनीतिक दलों के उदय को पढ़ नहीं पाएंगे, उनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के इस कदम से देश भर में काफ़ी बड़े तादाद में हिस्टोरियंस, बड़े बड़े महान लेखक, बड़े बड़े राजनेता और उलेमाओं ने विरोध जताया है और इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। तो चलिए देखते हैं साथियों। देखिए, उत्तर प्रदेश से जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की खबर आई है, बाबर औरंगजेब का इतिहास भूल जाओ। एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में बड़ा बदलाव आया है। जी हाँ, ये बिल्कुल बड़ा बदलाव है क्योंकि भारतीय इतिहास कक्षा 12th के लिए पाठ्य पुस्तक थी भारतीय इतिहास के कुछ विषय के पार्ट 2 में से जो है इनको काट दिया गया है। और सिर्फ इसे ही नहीं, गांधी जी के बारे में भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पाठ्य पुस्तक से भी खबर आ रही है कि वहाँ से भी हटा दिया गया है कई चीज़ों को। केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। केमिस्ट्री में पीरियडिक क्लासिफिकेशन को, पीरियडिक टेबल को, केमिस्ट्री की पूरी रसायन शास्त्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसे 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से हटा दिया है। उसी प्रकार बायोलॉजी में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में बताई जाती थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक को पाठ्य पुस्तक से हटा दिया है। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने विरोध जाहिर किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लगभग 2000 साइंटिस्ट ने लिखा है इसके बारे में और विरोध जाहिर किया है और एनसीईआरटी को खत लिखकर अपना अपना विरोध को जाहिर किया है। आप लोगों को बता दें साथियों कि ये नाम बदलने की जो राजनीति है, ये देश में कोई पहली या कोई नई राजनीति नहीं है। इससे पहले भी कई बार इसे अपनाया गया है, जैसे कि मुगल सराय के नाम को बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हो जाना। उसी प्रकार मुगल गार्डन के नाम को बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। इस प्रकार से ये राजनीति लगातार देश में जारी है और जिसका नुकसान ये होगा कि स्कूली बच्चे अपने अतीत के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में सही जानकारी नहीं रख पाएंगे, सही से नहीं जान पाएंगे। मगर मैं आज आप सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप भी आज से ही अपने पूर्वजों के इतिहास को थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानने समझने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं आज मुग़ल सल्तनत के बारे में। मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत जो है ये 1526 ईस्वी में बाबर से शुरू होता है। बाबर 1526 ईस्वी में भारत आए और ये सल्तनत चलता रहा लगातार। ये 1857 तक चलता रहा, एक लंबा अरसा तक चलता रहा। साथियों, उस वक्त जब बाबर भारत आए उससे पहले भारत अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। धीरे धीरे इन चीज़ों को सेंट्रलाइज किया गया
और अखंड भारत की तरफ एक बड़ा नक्शा जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है एक नक्शा, ये एक बड़ा नक्शा ऐसे यूं ही नहीं बन गया साथियों, ये भारत आने के बाद, बाबर आने के बाद धीरे धीरे बना गए। तो चलिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाबर, बाबर इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद और इसे उर्फ में बाबर कहा जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद जो थे यानी बाबर जो थे, एक्सट्रीमली टैलेंटेड किंग माने जाते हैं, काफ़ी मशहूर और एक्सट्रीमली टैलेंटेड किंग माने जाते हैं। और इन्होंने सिर्फ 47 साल ज़िंदगी जिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएटिक टैलेंट भी रखते थे ये, बिल्कुल गाने में, पोएट्री में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते थे। देखिए इस तस्वीर में भी आपको कुछ किताब पकड़े दिख रहा होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। 1494 ईस्वी में 11 साल की उम्र में बाबर पहली बार बादशाह बने थे और ये फरगाना के किंग बने 11 साल की उम्र में। और फिर 21 अप्रैल 1526 में 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में प्रवेश किया था। आखिर हम लोग इतिहास को क्यों देखते हैं साथियों? इतिहास को जितना ज़्यादा हम लोग देखेंगे, यानी अपने पास्ट के बारे में जितना ज़्यादा हम लोग जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को समझ सकते हैं। तो इसी वजह से इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। हुमायूं, हुमायूं बाबर के पुत्र थे हुमायूं। और इनका असल नाम जो है, इनका असल नाम है मिर्ज़ा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मिर्ज़ा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं काइंड हार्टेड आदमी थे, बहुत ही मर्सीफुल एम्पायर रहे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड, मतलब दरिया दिल एम्पायर रहे हैं, दरिया दिल बादशाह रहे हैं। और इनको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी शौक़ था, ये चांद तारों और ग्रहों के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। और इनके बारे में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि ये ओपियम के एडिक्टेड थे, यानी अफ़ीम के एडिक्टेड थे। और इसी वजह से इनके गिरने के बाद, सीढ़ियों से गिरने के बाद इनकी मौत हो गई थी। तो चलिए देखते हैं द ग्रेट अकबर। अकबर अकबर का असल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का असल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का असल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इन्होंने ये 13 वर्ष की उम्र में, अकबर कितने, 13 वर्ष की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। और अकबर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इनकी खासियत थी, ये अपने दरबार में 9 रत्नों को रखते थे। जैसे उन 9 रत्नों में से एक बीरबल के किस्से काफ़ी मशहूर है। अब इतिहास से अकबर को तो मिटा दिया, तो बीरबल भी कहाँ याद रहेंगे लोगों को, बीरबल भी धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। इन्होंने दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया। अकबर मजहबी एकता पे अकबर ने बहुत काम किया। अकबर ने जोधा के लिए भी अलग से महल के अंदर जो है मंदिर का निर्माण करवाया। और जोधा के लिए अलग से मंदिर का निर्माण करवाने की वजह से पैलेस के अंदर जब निर्माण करवाया तो उस वक्त भी इसका बहुत विरोध हुआ था। अकबर ने साथ साथ आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर पैलेस जैसे अनेकों जगहों को बनाया। अकबर ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। सती प्रथा होता है साथियों, जब हस्बैंड मर जाया करता था तो साथ में वाइफ को भी जला या दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। इस प्रथा को अकबर ही पहले बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान से इस प्रथा को ख़त्म किया।
इन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया और बच्चों के शादी का एक उम्र निर्धारित किया, उससे नीचे के बच्चे शादी नहीं कर सकते थे। इन्होंने 14 साल की उम्र को निर्धारित किया। तो अकबर बहुत महान शासक थे और इनके बारे में जितना बात किया जाए कम है। चलिए देखते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। जहांगीर जहांगीर को प्रिंस सलीम भी कहा जाता है। जहांगीर को प्रिंस सलीम भी कहा जाता है और इनका पूरा नाम मिर्जा नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। ये अकबर और जोधाबाई के बेटे थे और जोधाबाई राजपूत थी, यानी अकबर और राजपूत मदर जोधाबाई के बेटे थे। इन्हें कई सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान था, कई सारे भाषाओं का ज्ञान था। ये कई सारे हिंदी, तर्कीश, पर्शियन, इन सब भाषाओं के बारे में अच्छे जानकारी रखते थे। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, हिस्ट्री और अरबिक में भी ये अच्छी पकड़ रखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर में भी इनकी बहुत अच्छी दिलचस्पी थी। जहांगीर 22 साल तक मुग़ल शासन को यहाँ पे हिंदुस्तान में संभाला और शालीमार बाग, श्रीनगर का शालीमार बाग इन्होंने ही बनवाया था और जिसको जिसको कश्मीर की ब्यूटी में से एक ब्यूटी माना जाता है। चलिए देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ, जैसे ही शाहजहाँ का नाम आता है लोगों के नज़र में ताजमहल आ जाता है। जी हाँ, ताजमहल 7 वंडर्स में से एक वंडर ताजमहल इन्होंने ही बनवाया था। बहुत लोग कहते हैं कि ताजमहल के बारे में कई कई बार जो है पिटीशन पड़ा हाई कोर्ट वगैरह में कि ताजमहल नहीं तेजो महलिया है। तो उनको सही इतिहास देखने की ज़रूरत है, सही इतिहास जानने की ज़रूरत है। हालांकि अभी इतिहास मिटाने में लगे हैं। ये शाहजहाँ ही थे जिन्होंने दुनिया को मोहब्बत सिखाने वाला बादशाहों में से एक माना जाता है। इनके इनके पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी मुग़ल के दौरान जो बिल्डिंग्स बनी तो सबसे ज़्यादा इनके पीरियड्स में बनी। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार गार्डन जैसे जैसे मशहूर बिल्डिंग इनके पीरियड्स में बनी। शाहजहाँ ने एक बहुत ख़ास काम किया था साथियों, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चलिए आपको बता देते हैं। शाहजहाँ ने कोहिनूर से लदा हुआ, कोहिनूर से ढका हुआ एक तख्त बनाया था। उस तख्त का नाम था तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस जो चोरी हो गया है और इस तख्त का अब तक कोई पता नहीं चल पाया कि यह तख्त कहाँ पे है। तख्ते ताऊस की खासियत यह है कि उसमें इतने हीरे लगे थे, इतने जवाहरात लगे थे कि उससे पूरे हिंदुस्तान को कई दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है, इतना उसमें धन था। मगर ये चोरी हो गया और अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है कि ये तख्ते ताऊस कहाँ है। तो शाहजहाँ का काल बहुत ही अमृत काल में से एक था। शाहजहाँ बेहतरीन तरीके से आज भी हजारों लाखों पर्यटक साल भर में जो है तो शाहजहाँ के ताजमहल को देखने के लिए, लाल किला को देखने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। अगला है शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब की कहानी। औरंगजेब का पूरा नाम मुहियद्दीन मोहम्मद था और इनको औरंगजेब नाम से ज़्यादा जाना जाता था और इनका एक टाइटल है आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर नामक उपाधि मिली थी। औरंगजेब के समय भारत का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब भारत के क्षेत्रफल को बढ़ाता जा रहा था और इसी का वो ऐसा औरंगजेब ऐसा आर्मी बना दिया था उस ज़माने में, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्मी माना जाता था। औरंगजेब ही इकलौते एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक अखंड भारत का निर्माण करवाया। ये औरंगजेब काफ़ी सच्चे और काफ़ी मजहबी आदमी थे। इनको जिंदा पीर या दरवेश के नाम से भी
जाना जाता है। औरंगजेब अपने परिवार का पालन पोषण कभी सरकारी खजाने से नहीं किया, जबकि ये टोपी बुनकर, कुरान मजीद लिखकर पैसा कमाते थे और उस पैसे से अपना खर्च निकालते थे। तो मुगल यहाँ जो है केवल ताजमहल, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए नहीं आए थे। मुगल समरखंड और बुखारा से जो आए थे, इस मिट्टी पर शासन करने के लिए आए थे। मुगल ने इस देश को नई सभ्यता दी, नई संस्कृति दी, नई भोजन पद्धति दिया। मुगल ने एक्शन किया, ड्रामा किया, मुगल ने रोमांस किया और फिर आखिरकार इसी मिट्टी में दफन हो गए। आज इतिहास के पन्नों से मुगल को हटाने पर कई किस्म के सवालात सामने खड़ा हो जाते हैं। उन सवालों में कुछ सवाल है जैसे कि लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद आखिर किसने बनाया? जोधाबाई ने किसके साथ शादी की? महाराणा प्रताप ने किसके साथ जंग किया? 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ी गई थी, उस क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? आखिर इन सवालों के जवाब को एनसीईआरटी से हटा देने पर, सिर्फ एनसीईआरटी से मुगल सल्तनत को हटा देने पर इन सवालों के जवाब बच्चों को कौन देगा? वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी कई सारी प्रतिक्रियाएं आई है और इनमें जाने माने ब्रिटेनी इतिहासकार जवाहर सिरकर का कहना है, जवाहर सिरकर बहुत बड़े ब्रिटेनी इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि कक्षा 12 के इतिहास की किताब से मुगल के अध्याय को हटाए गए। आखिर क्यों? क्या वे भूल गए कि भारत मुगलों के अधीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसके पास वैश्विक संपत्ति का 20% संपत्ति थी? वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें 4% पर छोड़ गए। वहीं यूके की कैथरीन स्कॉफिल्ड कहती है कि मुगल 200 से अधिक वर्षों तक, तकनीकी रूप से 300 वर्षों तक भारत के अधिकांश हिस्सों में शासन किया और एक अस्थाई विरासत पीछे छोड़ गया। उन्हें प्यार करें या उनसे घृणा करें या वास्तव में उनके बारे में कोई परवाह ना करें, मुगल को स्कूली पुस्तक से बाहर कर देने पर वे जादू से बाहर नहीं हो जाएंगे। वहीं साइमन स्केमा कहती हैं, साइमन स्केमा का ट्वीट आया, ये कहते हैं कि ये इतिहास पर एक और बेतुका युद्ध है। दिस इज अनदर प्रीपोस्टरस वार ऑन हिस्ट्री। ये इतिहास पर एक और बेतुका युद्ध है। मुगल एक शानदार सभ्यता थे जो उत्कृष्ट कला, संगीत और वास्तुकला का उत्पादन करते थे। वहीं हिंदुस्तान के एक्टिविस्ट गौहर रजा का कहना है कि मुझे इंतज़ार है कब लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार पर बोर्ड लगाया जाएगा कि यह इमारत अपने आप उगाई है, इसे किसी ने नहीं बनाया, यहाँ स्कूल के बच्चों का आना मना है। देखिए साथियों, चाहे इतिहास जैसा भी हो, उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को जरूर होनी चाहिए। सिलेबस से हटाकर या इसे छिपाकर इसे बदला नहीं जा सकता है। तो साथियों, जुड़े रहें हमारे साथ महफिल में। इन्हीं चंद जानकारियों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। होगी फिर आगे मुलाकात इसी महफिल में किसी दूसरे नए जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।